मैं आपको ऐसे शख्सियत से मिलाऊंगा जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पदमा प्रखंड के 20 सूत्रीय अध्यक्ष माननीय संजय कुमार यादव जी आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, कुछ समय हमको दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप सबसे पहले ये बताइए कि 20 सूत्रीय अध्यक्ष का जो पद है, ये हम पहली बार, मतलब हम लोग गांव के लोग जो है पहली बार जानते हैं कि हाँ 20 सूत्रीय अध्यक्ष संजय यादव जी। इसके पहले भी कई 20 सूत्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, पर अपने कार्यकाल में उन्होंने अपना नाम तक किसी को जानने तक का मौका नहीं दिया। तो ये आप कैसे किए अपना नाम उजागर? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये उपलब्धि जो आप कह रहे हैं, ये कोई भी आदमी किसी भी पद पर रहता है तो वो पद तभी काम करता है जब वो आदमी वो काम करता है। काम करने वाला आदमी के लिए ना कोई पद मायने रखता है, और जो काम करने वाला आदमी रहता है वो उस पद का उपयोग कैसे करता है वो उसके कार्यशैली पर डिपेंड करता है। हम पिछले 20-25 सालों से सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, और पार्टी से भी हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। कांग्रेस पार्टी ने मुझे ये मौका दिया, उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा मुझे 20 सूत्री अध्यक्ष पदमा प्रखंड का नियुक्त किया। तो मेरा ये मकसद रहता है कि मैं जहाँ भी रहूँ, जिस क्षेत्र में भी रहूँ, उस क्षेत्र से मैं कितना अच्छा काम लोगों के लिए कर सकूँ, उसका प्रयास मैं करता हूँ। और ये आप लोग के माध्यम से ये लगा कि 20 सूत्रीय अध्यक्ष इससे पहले वाकई में बहुत लोग बने हैं, लेकिन हमने इस पद का पूरा लाभ उठाया और पूरा सदुपयोग करके अपने क्षेत्र को लाभ दिलाने का प्रयास किया है। मान्यवर संजय यादव जी सिर्फ 20 सूत्रीय अध्यक्ष नहीं है, ये हजारीबाग कांग्रेस जिला के जिला महासचिव भी हैं, और पार्टी इनको बहुत शुरू से ही कार्यभार देते आई है, और ये मजबूत कंधों पे लेके चले हैं पार्टी को। विगत 20-25 वर्षों से ये लगे हुए हैं। पिछले ये 5 वर्ष जो बीतने वाला है, यहाँ के विधायक रहे हैं विधायक उमर शंकर अकेला जी। और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपके कार्यकाल में, विधायक जी के कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियाँ पदमा प्रखंड को मिली हैं? देखिए, हम लोग को शुरू से एक ही एजेंडा रहा है कि हम अपने क्षेत्र में कैसे विकास कर सकें। हम जिस जगह भी रहे, जहाँ भी रहे, मेरा एक ही एजेंडा रहता था अपने क्षेत्र का विकास करना। हम लोग पिछले 5 साल का, माननीय 2019 में हम लोग को पदमा प्रखंड की जनता, पूरे बड़ी विधानसभा की जनता ने विकास के नाम पर अकेला यादव को विधायक बनाया। अकेला यादव के विधायक बनने के बाद हम लोगों ने सिर्फ एक ही एजेंडा पर काम किया कि हम अपने क्षेत्र में, जैसे हम पदमा प्रखंड से बिलोंग करते हैं, तो मेरा उद्देश्य रहा कि हम अपने पदमा प्रखंड में कैसे विकास का काम को यहाँ लाएं, क्या हमारे यहाँ समस्या है उसका कैसे निराकरण करें। इन सारी समस्याओं को मैं एक सूची बनाकर, और उसका प्राथमिकता के आधार पर हमने अपने विधायक जी के सहयोग से बहुत उपलब्धि को हासिल किया है। सारी उपलब्धि तो हासिल नहीं हो पाई, क्योंकि हम लोग को 2 साल कोरोना काल के कारण हम लोग का जो कार्य था वो रुक गया। कोरोना काल खत्म होने के बाद हम लोग को फंड का भी बहुत अभाव हुआ, लेकिन माननीय विधायक जी विकास के नाम पर जिला के पदाधिकारियों से मिलकर, राज्य के पदाधिकारियों से मिलकर अपने क्षेत्र में चारों ब्लॉक में इतना विकास का योजना लाए हैं कि आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर चर्चा करते हैं। हम लोग जब गिनाएंगे आपको विकास योजना, तो आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप सारा योजना हमारा सुन सके। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र में पिछले 20 साल में जो पूर्व के यहाँ विधायक रहे हैं, उनके 20 साल का कार्यकाल में जितना योजना पदमा प्रखंड में नहीं आया, हमने अपने पिछले 5 साल में 2 साल कोरोना का काट दिया जाए तो 3 साल में हमने उतना योजना पदमा प्रखंड को ला के दिया है। और जनता को ये मालूम है, और जनता को मैं ये कहता भी हूँ कि आप चुनाव जब भी अपने प्रतिनिधि का चुनाव में चयन करते हैं तो विकास के नाम पर चयन कीजिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी विरोधी खेमा का आदमी हमसे इस विषय पर कहीं भी आके बहस कर ले कि आपके 20 साल के कार्यकाल में और हमने जो ये 3 साल का कार्यकाल में जो काम किया है, कहीं नहीं टिक सकते हैं। मसलन अच्छा, पदमा प्रखंड विधायक जी के कार्यकाल में क्या क्या मुख्य कार्य हुए, कुछ बता सकते हैं आप? बिल्कुल, बहुत सारी योजनाएं हैं। हम जनता के बीच में हम लोग जब जाते थे तो हम लोग जनता को बताते भी थे। सबसे पहला हम लोग जब भी आप देखते होंगे पिछले 60-70 साल से चुनाव होता आया है, 3-4 चीज़, बुनियादी चीज़ को लेकर लोग जनता के बीच में जाते हैं। 25 साल 20 साल रहने वाला विधायक भी अभी भी चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बड़ी विधानसभा का विकास करेंगे। अरे भाई, आपको 20 साल मौका मिल चुका है। 20 साल विधायक रह के आप जब कुछ नहीं कर सके तो फिर दोबारा आप कह रहे हैं कि बड़ी विधानसभा का विकास करेंगे। हम पदमा प्रखंड में, हम लोग का प्रखंड बने हुए लगभग 30 साल हो गया। 30 साल बनने के बाद हम लोग के यहाँ जो प्रखंड स्तरीय जो सारी सुविधाएं मिलने चाहिए थी, वो एक ब्लॉक बनने के अलावा हम लोग को कुछ नहीं मिला। आप देखिएगा, यहाँ हम लोग सबसे ब्लॉक जब बनता है तो एक प्रखंड स्तरीय अस्पताल होता है। पूर्व के विधायक ने उस कार्यकाल में, उन्हीं का राज था, वो विधायक थे यहाँ के, वो चाहते तो पदमा को
सबसे पहले ये बहुत मतलब ऑटोमेटिक ये हो जाता है, अगर प्रयास थोड़ा सा होता तो पदमा को सीएससी का दर्जा मिल जाता और आज हमारा पदमा सीएससी एक बड़ा रूप में, एक बड़ा अस्पताल के रूप में तैयार रहता। लेकिन वो 20 साल में पदमा हॉस्पिटल को सीएससी का दर्जा तक नहीं दिलवा पाए थे। भवन 15 साल से अधूरा पड़ा हुआ था। हमने माननीय विधायक उमाशंकर अकेला यादव के सहयोग से वो अधूरे भवन को पूरा कराया। पदमा के अस्पताल को हम लोगों ने सीएससी का दर्जा दिलवाया। आज इस सीएससी केंद्र में आपको 4 डॉक्टर पदस्थापित हैं, लगभग 10 से 15 कर्मी उपस्थित हैं। हम लोग इसको 24 घंटा स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन अभी चुनाव के कारण, अभी चूंकि 1-2 महीना पहले विधायक जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, 2 महीना में बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारा सामान सब आ गया है। अगले 6 महीना में आपको ये प्रखंड स्तरीय अस्पताल फुल फेज में कार्यकर्ता दिखेगी, जिससे आम जनता को फायदा होता है। ये अस्पताल बनेगा तो किसको फायदा होगा? आम जनता को। आप शिक्षा के क्षेत्र में हम आपको बताते हैं, और ये अस्पताल जो आप बोले सिर्फ पदमा नहीं बना है, पदमा के साथ आप जाके आज सरैया में स्वास्थ्य केंद्र का एक बड़ा केंद्र बन रहा है। गारूकुरा में एक बड़ा मेन रोड में एक बड़ा स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार है, जो उद्घाटन भी हो गया और चल रहा है। आपको तिलेडी और पदमा में आपका स्वास्थ्य उपकेंद्र का जो है सो नया कार्य आपका चल रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने बेहतर काम किया है, जो जिससे सिर्फ आम जनता लाभान्वित होता है। इसके बाद आइए शिक्षा का क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है पदमा में। हम लोग पदमा राम नारायण स्कूल ऐतिहासिक स्कूल है, लेकिन इसका मतलब कुव्यवस्था देख के सब लोग बेहाल था। यहाँ से बच्चे का संख्या एकदम घट गया था। आज उस विद्यालय में जाइएगा तो आपको हजारीबाग का जेवियर स्कूल के मुकाबले में वो स्कूल खड़ा है, उस व्यवस्था के रूप में। उसका वो जो मतलब बिल्डिंग वगैरह हो गया, पार्किंग हो गया, लाइब्रेरी हो गया, पुस्तकालय हो गया, वो और आपका कंप्यूटर का व्यवस्था हो गया, सारा व्यवस्था इतना बेहतरीन तरीके से हो गया है। पहले तो इस विद्यालय को, इसके व्यवस्था को लेकर आदर्श विद्यालय में चयन किया गया था। अब ये विद्यालय का जो कार्यशैली है, जो वहाँ का शिक्षा का जो स्तर है, उसको देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने इसे उत्कृष्ट विद्यालय बनाया है। आपको पदमा प्रखंड की जनता को ये जानकर खुशी होगी कि 2025-26 से वहाँ पर सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई शुरू होगा, जो हमारे बच्चों को बहुत ही इसका लाभ मिलेगा और एक शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व काम हो गया ये। इसके अलावा आप देखिएगा शिक्षा, आप चल जाइए सूरजपुरा मध्य विद्यालय, चल जाइए जीहू मध्य विद्यालय, चल जाइए मगरमुंह प्राथमिक विद्यालय, आप चल जाइए कुट्टी पीसी उच्च विद्यालय, इन सारे चंपाडी आपका हाई स्कूल चल जाइए। इन सारे विद्यालयों में बेहतर उनका जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, पार्किंग है, वो सब क्षेत्र में बेहतर काम किया गया। और भी बहुत सारे विद्यालयों में, जैसे पदमा का मध्य विद्यालय है, और भी बहुत सारे विद्यालय है जिसका भी प्रायोरिटी में हम लोग रखे हैं। अगले बार उस विद्यालयों को हम लोग काम करा के उसको एक अच्छा विद्यालय का रूप देंगे, जिससे हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और यहाँ एक बेहतर शिक्षा का माहौल बनाने का प्रयास में माननीय विधायक जी कर रहे हैं। ये हो गया शिक्षा का क्षेत्र में। आपको बता रहे हैं पूरे झारखंड में, पूरे झारखंड स्तर पर बरदेवा में एक सिंचाई लिफ्ट इरिगेशन का निर्माण करवाया गया है। 1 करोड़ की लागत से बना है। वो सोलर सिस्टम लिफ्ट इरिगेशन से है, वहाँ सोलर से वो लिफ्ट इरिगेशन। आप वहाँ जाइए आज के डेट में, वो पूरे राज्य में पहला है, वो उदाहरण है। वो पूरे झारखंड में एकमात्र बना है, पहला। अब इसी को देखकर अन्य जिलों में भी बनाया जा रहा है, प्रखंडों में बनाया जा रहा है, लेकिन बरदेवा पहला है। वहाँ पर सोलर सिस्टम से वहाँ पर लिफ्ट इरिगेशन का निर्माण हो गया है और वहाँ के किसान आज गदगद हैं। उनके खेतों में पानी एकदम सोलर से जा रहा है, एकदम गदगद हैं वो लोग। तो ये सिंचाई का क्षेत्र में। पदमा में लिफ्ट इरिगेशन 30 साल से बंद था। यहाँ के विधायक मनोज यादव चाहते थे वो उसको तुरंत करवा सकते थे, लेकिन उनको विकास से कोई लेना देना नहीं रहा। तो वो 30 साल से बंद लिफ्ट इरिगेशन को 50 लाख की लागत से माननीय विधायक उमाशंकर अकेला यादव ने उसका जो है सो नया निर्माण कराया और आज खेतों तक पानी पहुंचाने का काम किया। अब वहाँ अब पदमा के किसान सालों भर वहाँ पर खेती कर सकेंगे। लोटिया डैम से और सिंचाई का और दायरा को बढ़ाने के लिए इनका DPR बन के गया हुआ है और आने वाला दिन में वो भी योजना सेंक्शन होगा और उसका क्षेत्र बढ़ेगा। ये बिजली के क्षेत्र में आप देख रहे हो, बिजली के क्षेत्र में तो ये अपने पहले कार्यकाल में पदमा को सब स्टेशन दिए हैं, जो आज हमारा पूरा पदमा प्रखंड आज जगमग रहता है। हजारीबाग से अच्छा काम बिजली मिलता है, बरही से अच्छा बिजली मिलता है। पदमा प्रखंड की जनता को ये बिजली का सौगात पहले दे चुके हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल के लिए आप 8 पंचायत में जल नल योजना के तहत आज काम चल रहा है। 50% लगभग काम हो गया है। कुछ घरों में पानी पहुंचा है, कुछ घरों में पानी अभी पहुंचाने का काम चल रहा है। तो एक घर में नल से जल पहुंचाने का काम हम लोगों ने करवा दिया। अब चापाकल का डिमांड कहीं नहीं होता है। पहले चापाकल के लिए लोग कहते थे कि हमको चापाकल चाहिए, अब चापाकल, अब तो घर में नल लग गया, वहीं खोलिए पानी। फिर 1 साल के अंदर सभी घरों में पानी जो है सो मिलने लगेगा। अच्छा, कुछ लोग अफवाह उड़ाए हुए हैं कि जल नल योजना जो है वो केंद्र सरकार का योजना है, क्या ये सही है? केंद्र सरकार का योजना और राज्य सरकार का योजना, केंद्र सरकार का भी इसमें सहयोग रहता है और राज्य सरकार का भी सहयोग है। 50% केंद्र सरकार देती है और 50% राज्य सरकार देती है। केंद्र सरकार फंड जरूर देती है, लेकिन उसका इंप्लीमेंट कैसे करना है। अब आप देख लीजिए हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र, सदर विधानसभा क्षेत्र, वहाँ कितने क्षेत्रों में जल नल योजना का काम चल रहा है।
वहाँ शायद आपको 2-4 पंचायत में अगर चल रहा हो तो चल रहा होगा, पर बड़ी विधानसभा के चारों प्रखंडों में लगभग 2 दर्जन पंचायत क्षेत्र में ये काम चल रहा है। ये इतना पंचायतों में काम लाने का श्रेय किसका जाता है? जो विधायक अपने क्षेत्र में काम के प्रति जागरूक रहता है। उन्होंने, और खासकर पदमा प्रखंड के 8 पंचायत में एक बार सैंक्शन हुआ। ये तो पदमा प्रखंड की जनता को, विधायक जी को धन्यवाद देना चाहिए कि एक बार में 8 पंचायत जल योजना के तहत आपका सैंक्शन हुआ और आज वहाँ काम चल रहा है। चलिए, विधायक जी के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे हम, लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ था, इस बारे में कुछ विधायक जी बोले थे एक मीटिंग में कि वहाँ के कुछ लोग गुंडा हैं, तो इस विषय में क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, हर गांव में, हर कस्बे में हर तरह के लोग रहते हैं। जो अपराध करता है वो अपराधी कहलाता है। पर विधायक जी ने ये बात नहीं बोला था। विधायक जी ने कहा कि कुछ लोग जो क्षेत्र में अपराध और भय का माहौल पैदा करते हैं, वो लोग पर हम लोगों ने नकेल कसने का काम किया है। नकेल कसने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने उसको प्रशासनिक स्तर पर कोई मदद नहीं किया। पहले क्या होता था कि पहले का यहाँ जो क्षेत्र में जो भी, उस गाँव ही नहीं, अपराध करने वाला किसी भी गांव का हो सकता है, हर क्षेत्र के अपराधी होते थे, वो जो है सो अपराध करते थे और उनको जनप्रतिनिधि के द्वारा प्रशासनिक मदद पहुंचाया जाता था, तो उनका हौसला बढ़ता था और आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता था। पर आप पिछले 3 साल 4 साल का कार्यकाल को देखिएगा, माननीय विधायक उमाशंकर अकेला अपने लोग भी जो गलत काम किए हैं उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ खड़ा किया है कि आप मेरे साथ में भी हो और अगर आप गलत काम कर रहे हो तो मैं आपका विरोध करता हूं, आप हमसे दूर रहिए। तो आपको याद होगा, आज से 5 साल पहले याद करिएगा, टोल टैक्स तो बहुत सालों से चला आ रहा है आपका ये बरही वाला। उस टोल टैक्स को कौन चलाते थे? ये पूर्व विधायक के ही सौजन्य से उस समय उन्हीं का टेंडर हुआ करता था। चतरा मोड़ से कुछ लोग, जैसे हम लोग इटखोरी हो गए, मैसा हो गए, इस रूट के जितने भी लोग थे, तो कुछ ड्राइवर लोग उधर से आके अपने घर के लिए शॉर्टकट उस रास्ते से आते थे। पर उस समय क्या होता था, कुछ लोगों को रोड पर खड़ा करके उन लोगों से जबरन वसूली किया जाता था। वो चतरा मोड़ पर और हमपुरी मोड़ पर खड़ा करके जबरन रात को वसूली होता था। माननीय विधायक जी उमाशंकर अकेला विधायक 2019 में बने और 1 महीना के अंदर ये सब कुछ खत्म कर दिया गया। इससे किसको लाभ हुआ? आम आदमी को लाभ हुआ। अपराध पर लगाम कसना ये जनप्रतिनिधि का काम है। वो किसी खास गांव को नहीं, किसी खास व्यक्ति को नहीं, जो अपराधी है उनके खिलाफ बोले। कुछ विरोधी तबके के लोग अपने फायदे के लिए उसको दूसरे स्तर से समझा के अपने लाभ के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहे, जिसमें गिने चुने लोग हैं। आम लोग जो है उनको ये सब चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आम लोग चाहते हैं कि अपराधियों पर नकेल कसे और अपराध का माहौल खत्म हो और अमन चैन का ज़िंदगी लोग जिए, ये लोग पसंद करते हैं और इसमें माननीय विधायक जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अच्छा, एक सवाल बुजुर्ग, जितने भी बुजुर्ग हैं उनका दिमाग में बैठा हुआ है कि वृद्धा पेंशन जो है वो केंद्र सरकार का योजना है, जबकि सभी को पता है, बहुतों को पता है ये कि इसमें राज्य सरकार ज़्यादा पैसा देती है। तो इस विषय में कुछ बताइए। देखिए, पहले वृद्धा पेंशन बहुत, जो वृद्धा लोगों को पेंशन मिलता है वो 2-3 तरह का स्कीम चलता है। वो तो एक जो आप बता रहे हैं वो एक सेंट्रल स्कीम है। सेंट्रल स्कीम में जैसे लोगों को 1000 रुपया मिलता है, उसमें कुछ सेंट्रल का योगदान होता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का योगदान होता है। पर आप याद करिए 5 साल पहले क्या होता था। 5 साल पहले होता था कि एक पंचायत को साल में 30 या 25 लोगों का वृद्धा पेंशन करने का जो कोटा मिलता था, और उस जब और जरूरतमंद होते कितने थे? 500, आता कितना था? 30। तो इस स्थिति में पूरे क्षेत्र के वृद्धे लोग जो है सो काफ़ी परेशान, काफ़ी लोग तो ऐसे थे जो पेंशन के इंतजार में उनका मौत हो जाता था। हेमंत सोरेन सरकार आया तो सबसे पहले क्या किया, उन्होंने सर्वजन पेंशन योजना लागू कराया, जो फुल फेज स्टेट गवर्नमेंट का योजना है। वो उन्होंने ये योजना लाया कि सर्वजन पेंशन योजना के तहत 60 साल के जितने भी माता बूढ़े बुजुर्ग हैं सबको पेंशन की स्वीकृति दी जाए और सबको पेंशन मिलने लगा, और आज सब लोगों को पेंशन मिल रहा है। आज आप जब क्षेत्र में घूमिएगा तो 60 साल से ऊपर एक आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा हमको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। उसके बाद हेमंत सोरेन सरकार क्या किया कि 60 साल तक को तो सबको दिया ही, महिलाओं को उम्र कम होने को देखते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को, चूँकि काफ़ी महिलाओं जो है सो मेहनत करती है लेकिन उसको मदद नहीं हो पाता है, तो उनको पेंशन का जो 60 साल का उम्र का जो दायरा था वो घटा के 50 साल कर दिए, और 50 साल तक के सारी महिलाओं को पेंशन मिल रहा है आज के डेट में।
फॉर्म भरिए आज और आज ही सेंक्शन, किसी के पास नहीं जोड़ना है। फॉर्म भरिए, पंचायत सेवक उसमें सहमति देते हैं, ब्लॉक में लाके जमा कीजिए और सेंक्शन हो गया योजना। अब तो कोई बिचौलिया भी इसमें कहीं है, पहले तो 5-5 हज़ार 10 हज़ार तक वसूली होता था, नहीं हो पाता था, अब तो वो भी नहीं रहा, अब तो सब लोगों को मिल गया। अब इसके बाद आप देख रहे होंगे आज मैया समान योजना 18 साल से लेकर 49 साल तक की महिलाओं को, लगभग 50 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत 1-1 हज़ार रुपया दिया जा रहा है। आज तीसरा किस्त मिल चुका है, चौथा किस्त उन्होंने दिवाली में देने का घोषणा भी किया है। तो ये हेमंत सोरेन योजना, हेमंत सोरेन सरकार का जो योजना है, इससे आम जीवन, आम लोग को काफ़ी लाभ हो रहा है और सब लोग इस सरकार से बेहद खुश है और हमको पूरा उम्मीद है कि ये सरकार दोबारा वापस आएगी। लोग अपने लाभ के लिए, लोग अपने झारखंड के लिए हेमंत सोरेन सरकार को पुनः वापस लाने जा रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि किसी किसी का एक किस्त आया है, दूसरा तीसरा अभी नहीं आया है, ठीक है, तो ये अफवाह उड़ाया जा रहा है कि नहीं, लोगों को ठगा जा रहा है, झारखंड के लोगों को, तो इस विषय में कुछ चर्चा कीजिए। ये अफवाह कौन उड़ाता है? ये अफवाह उड़ाता है विरोधी खेमे लोग। मैया समान योजना जैसे लागू हुआ, विरोधी खेमे के लोगों का नींद उड़ गया। 18 साल भाजपा यहाँ पर राज किया है, 18 साल, 24 साल के राज्य में 18 साल भाजपा का शासन रहा है। पर भाजपा के शासन में आप एक भी योजना जब उन लोग से पूछिएगा तो वो एक भी योजना ऐसा नहीं आपको बता पाएगा जो जन उपयोगी हो, जो जनता के लिए हो। अब जब हम हेमंत सोरेन सरकार का योजना आया, मैया समान योजना महिलाओं के लिए, तब इनकी बेचैनी काफ़ी, इन लोग के नेताओं में काफ़ी, सेंट्रल से लेकर स्टेट लेवल तक के नेताओं में बेचैनी देखेगी कि अब हम लोग का क्या होगा। 3 लोग जो है सो गोगो योजना, दीदी योजना का एक फॉर्म प्रिंट करवा के लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए छाप के बंटवाने लगे कि हम लोग 2500 देंगे, ये देंगे, वो देंगे। जब 18 साल आप सरकार में थे, आपने कुछ नहीं दिया। अब है कि कुछ लोग का, आपका सवाल है कि कुछ लोगों का पैसा आया, कुछ लोगों का पैसा नहीं आया। अभी इसमें थोड़ा सा त्रुटि ये है कि अभी लगभग 50 लाख महिलाओं ने इस योजना के लिए फॉर्म भरा है और लगभग 45 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसा जा चुका है। अभी पैसा जो है सो डीबीटी माध्यम से नहीं जा पा रहा है क्योंकि आधार से लिंक का जो था वो प्रक्रिया में थोड़ा विलम्ब हो रहा था, तो नहीं हो पाया। अभी डायरेक्ट अकाउंट में नेफ्ट के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिला को पैसा उपलब्ध होता है, जिला के उपायुक्त महोदय के द्वारा सबके खाते में एक करके नेफ्ट किया जा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा लेट हो रहा है। किसी का अगर 1 महीना आया और अगर 2 महीना नहीं आया है तो बहुत लोगों को आप देखते होंगे कि किसी का एक साथ 3 महीना का आ गया 3000 रुपया, किसी का 1-2 महीना का छूट गया था तो उसका 2000 रुपया आ गया। तो कोई भी जिनका फॉर्म सेलेक्टेड है, किसी को परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। आपके खाते में पैसा पहुँचेगा। अगर 2 महीना लेट से पहुँचेगा तो 2 महीना का पैसा आएगा, 3 महीना लेट से पहुँचेगा तो 3 महीना का पैसा आएगा। और ये योजना कैबिनेट से पास योजना है, ये योजना निरंतर चलते रहेगा। अब तो हेमंत सोरेन सरकार ने इसे एक कदम और बढ़ के दिसंबर से मैया समान योजना का 1000 का राशि को 2500 कर दिया है। अब दिसंबर से महिलाओं के खाते में 2500 रुपया जाएगा, जिससे महिलाओं काफ़ी अपने आप को समृद्ध बनाएगी, अपने आप को मजबूत बनाएगी और हमारे राज्य की महिला अब हर अन्य राज्यों के अपेक्षा काफ़ी मजबूत दिखाई देगा। पहले महिलाओं के दिमाग में था कि सरकार 1000 रुपया हर महीने कहाँ से देगी, लेकिन अब की अभी महिलाएं बोलती है कि जब 1000 रुपये दे सकते हैं तो 2500 रुपये भी देंगे। हम बहुत से महिलाओं से बात की इस विषय में, तो उन्होंने कहा कि अगर वो 1000 रुपये दे रहे हैं तो 2500 रुपये भी देंगे, ये विश्वास हम लोगों को है। आज हम लोग बैठे हुए, आज मिल गए थे विश्व सूत्रीय अध्यक्ष जी, आज बहुत समय दिए। एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि ये जो बता रहे हैं कि आप लोगों का विश्वास जगा है, इसमें से कहीं कोई डाउट नहीं है। झारखंड सरकार का 1 दर्जन से योजना, छात्रवृत्ति योजना हो, सर्वजन पेंशन योजना हो, सड़क के क्षेत्र में काम हो, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, हर क्षेत्र में इन्होंने बेहतर काम किया है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब 2500 करके ही हेमंत सोरेन सरकार शुरू से देते, लेकिन आपको याद होगा अभी हम लोग इसको लेके आम लोग का लड़ाई हेमंत सोरेन लड़ भी रहे हैं, इसके चलते उनको जेल भी जाना पड़ा। हम लोग का राज्य का रॉयल्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग का 1,36,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी पैसा हम लोग को वापस नहीं दे रही है, जिससे कि हम लोग और क्षेत्र में विकास ना कर सके। विकास को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार वो पैसा हम लोग को रिलीज नहीं कर रही है। इसकी लड़ाई हेमंत सोरेन सरकार ने कोर्ट तक लड़ी, कोर्ट का आदेश भी हुआ, लेकिन अभी तक वो पैसा नहीं मिला है। अगर वो पैसा पहले मिल गया रहता तो ये 1000 से शुरू नहीं होता योजना, ये योजना 2500 से ही लोग महिलाओं का शुरू होता, क्योंकि वो पहले ही कह चुका था कि 2500 मिलना है। अब 2500 करके दिसंबर से मिलेगा। हमारे राज्य में 2500 पैसा का कमी नहीं है।
हमारे राज्य में पैसा का कमी नहीं है, पैसा मिलेगा। और इसके अलावा और बहुत सारा योजना है हमारी सरकार तय करके रखी है, जो आने वाले समय में आपको और दिखाई देगा। जब हम लोग 2024 में नया सरकार हम लोग बनाएंगे, 2024 में हम लोग नया सरकार जब हम लोग का बनेगा, तो और भी बहुत सारा योजना आपके लोगों के लिए आप देखिएगा कि चलेगा, जिससे आम लोग मजबूत होंगे। हम लोग जब गूगल करते हैं तो भारत के गरीब राज्यों की सूची में झारखंड दूसरे नंबर पे आता है, लास्ट। ठीक है, 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार रखे हुए है झारखंड सरकार का। जबकि मैंने गूगल किया तो चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, टॉप 4 में आता है, या कलकत्ता, तो कई अरब रुपए का कर्जदार भारत सरकार का है, उसके बावजूद भी टॉप 4 में आ रहा है अमीर राज्यों में। तो ऐसा क्यों है कि भारत सरकार झारखंड सरकार का पैसा रखने के बावजूद भी झारखंड को गरीब बना के रखे हुए हैं? झारखंड का जब स्थापना हुआ तो यहाँ पर भाजपा की सरकार बनी और लगातार 18 वर्षों तक ये लोग जो है यहाँ शासन किया। पिछले 11 साल से केंद्र में भाजपा का सरकार है। हमारे यहाँ किसी चीज़ का कोई कमी नहीं है, पर यहाँ पर एक मजबूत सरकार की कमी थी, जो आपको अब दिखाई दे रहा होगा पिछले 3-4 साल से, कि हमारे यहाँ एक झारखंडी सरकार बनी, झारखंड के लोगों के लिए सरकार बना। भाजपा यहाँ क्या किया कि भाजपा 18 साल में झारखंड को लूटने का काम किया। जो भी लोग यहाँ बने, झारखंड के खनिज संपदा को लूट कर यहाँ से बाहर ले गए। यहाँ के सारे टैक्स का पैसा को लोग यहाँ से लेके अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग दबा के रखे रहे। अब सरकार बनी हमारा यहाँ पर 2019 में हेमंत सोरेन सरकार, भेदभाव करके नियम कानून बना के यहाँ का सारा का पैसा, टैक्स का पैसा जो है वसूल के सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में। जबकि ये नियमता पहले ये होता था कि टैक्स का जो हिस्सा होता था स्टेट गवर्नमेंट का, वो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में आता था। पर मोदी सरकार आने के बाद इस नियम को बदल के वो सारा पैसा अपने अकाउंट में मंगाने लगे और वो वहाँ से पैसा उस राज्य को देते हैं जहाँ उनका अपना सरकार होता है, जहाँ विरोधी दल का नेता होता है, सरकार होती है, वहाँ पर वो पैसा रिलीज नहीं करते। तो ये भेदभाव पहले सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करता था, पर आप पिछले 10-12 साल से देख रहे होंगे ये सब भेदभाव चल रहा है, जिसके कारण सभी अन्य दलों के जो गवर्नमेंट है वो सब लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से परेशान है और इसकी लड़ाई लोग लड़ रहे हैं। हम लोग अपने आंखों से देखा है इनको, और सबसे बड़ा जीता जाता सबूत है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड में इस स्थान पे लाने के लिए। आप अपने विषय ऐसे एक कहानी सुने थे हम कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक जो हैं शिबू सोरेन जी, उनका पद्मा में आगमन भी हुआ था। कुछ बता सकते हैं इस विषय में खुल के? हाँ, हुआ था। एक बार उनका जो है रथ यात्रा के माध्यम से वो पद्मा आए थे। हम लोगों ने पद्मा चौक पर उनका बहुत भव्य स्वागत किया था। और यहाँ पर भी जो है जब वो मतलब सूदखोर महाजनों के खिलाफ जब उन्होंने लड़ाई छेड़ा, उनके जो पिताजी का जो मर्डर हुआ, उस समय उन्होंने पूरे अपने आदिवासियों को जगाने का काम किया। और उस वक्त जब उनको प्रशासन जो है तंग करता था, तो पद्मा में वो आकर यहाँ कुछ दिन रहे भी हैं। और उनका मतलब जो है संघर्ष का जीवन बहुत ही विचित्र है। और उन्होंने जो आज झारखंड में आदिवासी जल जंगल ज़मीन का जो लड़ाई शिबू सोरेन ने, ऋषिम गुरु शिबू सोरेन जी ने जो किया है, वो एक सराहनीय है। आज जो है, आज हम लोग का जो झारखंड अलग राज्य हुआ, आज उन्हीं का देन है, जो हम लोग आंदोलन से जुड़े रहे और आंदोलन किए। और आंदोलन के तहत बहुत से लोग इसमें शहीद हुए, जब जाके हम लोगों को झारखंड अलग राज्य मिला। अच्छा, पद्मा में कहाँ पे रहे थे वो कुछ दिनों तक? पद्मा में वो हमारे सुल्तान खां साहब जो हैं, उनके पिताजी भी जिंदा थे उस समय, तो वो यहाँ पर आके कुछ दिन यहाँ रहे हैं। अच्छा, सुल्तान खान बहुत ही चर्चित चेहरे हैं पद्मा के, उन्हें कि यहाँ वो उन्होंने प्रवास किया था कुछ दिनों के लिए। आप तो अगुवा रहे हैं पद्मा प्रखंड में जेएमएम के। इस चुनाव में जो चुनाव आने वाला है, किस तरह से सहयोग कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कांग्रेस को टिकट मिलेगा?
देखिए, हमारी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है और पार्टी का जो आदेश होता है हम लोग वही काम करते हैं। और दूसरी बात कि हम लोग 2000 से झारखंड जब से अलग हुआ तब से हम लोग देखते आ रहे हैं कि ये जो भाजपा का सरकार 18 साल बना रहा झारखंड में, तो इस झारखंड में यहाँ पर जो है यहाँ की संपदा को लूटने के सिवा ये कुछ नहीं किया। यहाँ के गरीब गुरबा लोगों को और ही गरीब बनाते गया हम लोग। लेकिन मैं यहाँ की जनता को मतलब जो है क्या कहूँ कि वो लोग समझ नहीं पाए जो इस पार्टी को। ये भाजपा ये पार्टी नहीं है, भाजपा एक व्यापारी है जो आज पार्टी के रूप में जो अपना चेहरा दिखा रही है, तो ये पार्टी नहीं है, व्यापारी है। ये व्यापार करने के लिए ये हिंदुस्तान में आई है और इसके जो मेन जो व्यापारी का बड़ा समूह है अडानी अंबानी, इसका भाजपा ये इसका गुलाम है। और यहाँ से जितना संपदा लूटा है इनके पूरे हिंदुस्तान में आप नज़र उठा के देखिएगा तो जहाँ जहाँ इन्होंने ज़मीन कब्जा कर करके बड़े बड़े एयर कंडीशन मतलब ऑफिस कार्यालय बनाने का काम किया है। और आज जो हमारे 2019 में जब जनता ने समझा कि भाजपा से तंग आ चुका, तब जो है 2019 में झारखंड में बदलाव हुआ और इंडिया गठबंधन का सरकार बना। जब से सरकार बना तब से यहाँ पर जो है आज गरीबों के प्रति हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो एक सराहनीय है। और जो आज ये आपके मुख्यमंत्री आसाम के हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि इनका परिवार पूरा घोटाले में है, फंसा हुआ है, लेकिन क्या है कि इनका एक वॉशिंग मशीन चलता है, जो भ्रष्टाचारी इनके वॉशिंग मशीन में जाता है वो साफ़ सुथरा हो जाता है और साफ़ सुथरा होकर उसको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो आज यहाँ पर आकर जो झारखंड में शिवराज सिंह चौहान हो या हेमंत बिस्व शर्मा हो, बरगलाने का जो काम झारखंड में ये लोग कर रहे हैं, गोगो दीदी योजना लाने का जो काम किया है, तो ये गोगो दीदी योजना ये फॉल्स है, ये झूठा है। इनका मतलब जो है फॉर्म का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं। और दूसरी बात कि जब 18 साल तुम यहाँ पर राज किए तो उस समय गरीबों के प्रति इनको ख्याल नहीं आया। जब हमारी सरकार हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री जी ने जब ये सब गरीबों के प्रति जो योजना लाने का काम किया तो इनको गरीब याद आने लगा। तो आज मिला जुला के कहना यही है कि ऐसे भ्रष्ट सरकार को, भ्रष्ट पार्टी को झारखंड से यहाँ की जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। तबर तो 25 सीट आया था, अब 10 सीट भी आना इसको मुश्किल होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग शुरू से भी पद्मा प्रखंड का विकास के लिए हम लोग शुरू से प्रयास रहे हैं और हम लोग प्रयास करते भी रहते। विधायक जी के सौजन्य से यहाँ पर क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। छोटा छोटा उनके माध्यम से पीसीसी वगैरह भी बनाया गया, बड़े रोड भी बने हैं। हमारे पंचायत रोम्बी में, हमारे गांव महकोल में 3 ठो पुल विधायक जी के माध्यम से, एक हमारा चौड़ी नदी महकोल बोलते हैं, वहाँ 1,79,89 लाख स्वीकृति टेंडर हो चुका है। और एक मैनी पर हम लोग बोलते हैं वो महकोल ही आता है रोमी पंचायत के अंतर्गत, वो 1,67,60,00,000 का पुल वहाँ भी वो टेंडर हो चुका है, बनने के कगार पर। ये आचार संहिता के चलते शिलान्यास नहीं हुआ है। बसाए का पुल जो पूरे गांव आने जाने का नदी, जैसे बड़े बड़े नदी है हम लोग तरफ, बसाए का पुल भी वो करवाएं 2,67,00,000 का, उनका भी टेंडर के लिए वो हो चुका है। रोड भी वहाँ पर दिए हैं हम लोग, बिहारी चौक से महकोल गाँवादती बोलते हैं वहाँ तक रोड, और हरिजन मोहल्ला शंभू रविदास
ये रोड उधर किए हुए हैं। चंपाडी बगीचा से सिंघनिया तक वो कालीकरण का रोड स्वीकृति वो करवा चुके हैं। वो विकास, जैसे कहीं लाइन भी अगर ख़राब हो गया, बिजली वगैरह अगर ख़राब हो जाता है तो वो ट्रांसफार्मर तुरंत हम लोग को व्यवस्था करवा दिए हैं पूरे प्रखंड में। ये उनके माध्यम से अच्छा काम यहाँ पर हुआ है और हम लोग का फिर प्रयास है कि विधायक जी को पुनः पदमा प्रखंड से हर एक बूथ से हम लोग लीड रखेंगे और उनको यहाँ से हम लोग विजयी बनाएंगे और हेमंत सोरेन जी को सरकार फिर हम लोग वहाँ बनाएंगे। अभी हमारे साथ रविदास महासभा के अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं पदमा प्रखंड के। कुछ बातें मैं इनसे भी कर लेता हूँ। राजनीतिक के बहुत बड़े चाणक्य हैं ये भी, और क्या चुनाव में रणनीति रहेगी ये मैं इनसे भी बात कर लेता हूँ। अभी सबके बात आपने सुना, आपका क्या विचार है इस महाचुनाव में? सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद। पूरे झारखंड में हमारे मुखिया हेमंत सोरेन जी को विकास जो विपक्ष लोग देखा है सो इतना बौखला चुका है कि वो कोई विकल्प उसके पास नहीं बच रहा है। इसलिए तरह तरह के झूठे वादे, जैसे कि एक ताज़ा अभी देखे होंगे आप लोग कि गोगो दीदी योजना जो सरकार द्वारा कहीं रजिस्टर्ड नहीं, तो दिग्भ्रमित करने के लिए तरह तरह का ये अपना एंगल मैंने अपना रहे हैं, अपना कोशिश कर रहे हैं कि हम पब्लिक को जो है से झूठे वादे करके अंधा बना करके हम वोट लूटने का प्रयास करेंगे। पर जनता उसका जवाब दे रही है, जनता जाग चुकी है। क्योंकि इतना सारे काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसको देख करके विपक्ष जो है सो काफ़ी चिंतित हो गया है, विचलित हो गया है कि आने वाला जो अभी तत्काल जो आचार संहिता लागू है, हम किस तरह से जनता के पास जाएं। उसके पास जाने के लिए कोई आधार नहीं है कि हम जनता के पास कौन सा मुद्दा बताएं, कौन सा हम विकास के काम किए हैं जो हम वहाँ रखें और उनको बताएं और हम उनसे वोट लें। क्योंकि जनता अभी खुद अपने मुंह से खुद बता रही है कि ये जो सरकार है गरीबों की सरकार है, गरीबों का मसीहा है, ये गरीबों की बात करते हैं, गरीबों के हित की सोचते हैं। अब इसके सिवा हम लोग दूसरे जगह नहीं जा सकते। ये काफ़ी उम्मीद मैंने लगाए हुए हैं और वो आशा जो है, आशा ही नहीं बल्कि हमारे मुख्यमंत्री जी सबको विश्वास भी दिलाए हैं वैसा योजनाएं देख करके। अभी मान के चलिए, अभी देख रहे हैं मैया समान योजना, आपने देखा है कि मैया समान योजना दे करके बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे झारखंड में मैंने प्राप्त किए हैं, जनता का आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। इसलिए जनता को अब कोई दिग्भ्रमित नहीं कर सकता है। जनता बिल्कुल सजग हो चुकी है। इस मानववादी जो सरकार इसके पहले 2000 में जो रही थी एनडीए के सरकार की नीति के बारे में पूरा सजग हो चुकी है। और हमारे दलित में, पिछड़ा वर्ग में, मुस्लिम वर्ग में जो आज हमेशा ये सरकार जो है केंद्र की सरकार, आज देखते होंगे कि देश स्तर पर जब जब सत्ता आती है तो संविधान छेड़ने का काम करता है। आज तक महागठबंधन की सरकार रही लेकिन संविधान की तरफ आंख भी उधर देखने का प्रयास नहीं किया और इन्होंने हमेशा संविधान को हमेशा खतरे में डालने का प्रयास किया और हम लोग इसको जोरदार विरोध भी किए और आरक्षण खत्म करने का मैंने प्रयास कर रहा है। इसलिए सारे जनता जाग चुकी है। इन लोग को कोई भी प्रयास रहेगा जो असफल रहेगा, कोई प्रयास सफल नहीं हो पाएगा।